हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के विषय में, यानी कि मनोविज्ञान विषय की शुरुआत किस प्रकार से होती है, इसका क्या इतिहास रहा है, क्या जो स्वरूप इसका इतिहास में है क्या वही स्वरूप अभी भी इसका है, या फिर इसमें जो भी परिवर्तन आए हैं उन सभी को इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे। मनोविज्ञान को की विभिन्न शाखाओं के बारे में भी हम पढ़ते हैं, जैसे कि शिक्षा क्षेत्र में हम शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं। उसी प्रकार तो यह क्या है, मनोविज्ञान की एक शाखा है। तो किस प्रकार से, कहाँ से मनोविज्ञान का उदय होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। मनोविज्ञान विषय सर्वप्रथम एक अलग विषय न होकर किसी एक दूसरे विषय का पार्ट हुआ करता था। जैसे कि रायबन महोदय ने कहा है, मनोविज्ञान ने अरस्तु के समय में दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में अपना जीवन आरंभ किया। यानी कि अरस्तु, प्लेटो, इनके समय में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का एक क्या हुआ करता था, भाग हुआ करता था। तो यहाँ सर्वप्रथम इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है। तो उस समय यह क्या था, सिर्फ दर्शन शास्त्र का एक अंग था, यानी कि दर्शन शास्त्र की हम एक शाखा के रूप में इसे कह सकते हैं। लेकिन समय के साथ विभिन्न विद्वानों ने, जो मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने इसे अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया। इसके क्षेत्र में विभिन्न खोजों, विभिन्न अध्ययनों के परिणाम स्वरूप इसके जो स्वरूप है उसमें परिवर्तन होते जाता है, और हम एक आधुनिक मनोविज्ञान की क्या करते हैं, विषय को एक अलग रूप से हम अपने समक्ष पाते हैं। यानी कि जो कि सबसे पहले दर्शन शास्त्र का सिर्फ एक शाखा के रूप में थी, एक अंग के रूप में थी, आज वह क्या है, अलग विषय के रूप में होकर उसकी विभिन्न शाखाएं भी हैं, जो कि हम विभिन्न क्षेत्रों में उसे क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम जो ये मनोविज्ञान विषय था वह क्या था, दर्शन शास्त्र का विषय था। तो विभिन्न विद्वानों ने इसको अपने आधार पर परिभाषित करने का प्रयास किया और इसे समझने का प्रयास किया। तो यही हम जानेंगे कि किस प्रकार से इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। तो सर्वप्रथम जो मनोविज्ञान है उसको आत्मा का मनोविज्ञान कहा गया है। तो जब भी हम मनोविज्ञान शब्द को दो अलग शब्दों में तोड़कर देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये क्या है, साइकी और लोगस दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो ये इसकी शुरुआत जो होती है, इससे भी अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें, जब आत्मा का मनोविज्ञान इसे कहा गया, 16वीं शताब्दी में इसको आत्मा का मनोविज्ञान कहा गया। इससे पहले जो मनोविज्ञान था वो क्या है, दर्शन शास्त्र का विषय रहा है, शाखा रही है। इनके समय पर भी हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में रही। तो इसके समर्थक उस समय कौन कौन थे, प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे इसके क्या हैं, समर्थक हैं। इन लोगों ने बताया कि मनोविज्ञान जो है वह क्या है, आत्मा का मनोविज्ञान है। तो इसी संबंध में गैरेट जो महोदय हैं उनके अनुसार उन्होंने बताया कि जो मनोविज्ञान शब्द है इसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्दों से हुई है, साइकी और लोगस। साइकी का अर्थ हमने आपको बताया है, साइकी का अर्थ होता है सोल और लोगस का अर्थ होता है टू स्टडी, यानी कि स्टडी द सोल। तो हम क्या करते हैं, मनोविज्ञान के अंतर्गत इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान के अंतर्गत हम क्या करते हैं, आत्मा का अध्ययन करते हैं, जिस कारण इसे कहा गया आत्मा का मनोविज्ञान। तो अगर हम इसकी बात करें किस प्रकार से, अगर आगे आत्मा का मनोविज्ञान अभी हम इसको वर्तमान में क्यों नहीं कहते, तो विभिन्न आलोचकों ने बताया कि जो आत्मा है उसका कोई क्या है, स्वरूप नहीं है। यह क्या होती है, अमूर्त होती है, जिसकी प्रामाणिकता तथा अस्तित्व का कोई आधार नहीं होता है। आप जानते हैं कि जो आत्मा की जब भी हम अगर डिस्कशन करते हैं तो आत्मा को एक आध्यात्मिक रूप में भी हम क्या करते हैं, मानते हैं। अगर हम इसको साइंस के फील्ड में देखें तो साइंस
जो साइंस से संबंधित जो वैज्ञानिक होते हैं वो किसी भी प्रकार के आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। वो ये कहते हैं कि इसका कोई भी क्या है स्वरूप नहीं है, जो कि हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, तो हम इसका किसी भी प्रकार से मूल्यांकन, आकलन या इसके बारे में कुछ बात कह नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं जो आत्मा है वो आध्यात्मिक पक्ष से क्या होती है, जुड़ी हुई है। और अगर हम इसको साइंस के फील्ड में देखें तो साइंस जो है इसको क्या करता है, पूरी तरह से नकारता है। तो साइंस किसकी बात करता है, जो मनुष्य है उसके जन्म के बारे में बात करता है। तो आत्मा के मनोविज्ञान की आलोचना इसी आधार पर की गई कि आत्मा का कोई अपना क्या है, स्वरूप नहीं है। तो इस परिभाषा को भी क्या कर दिया जाता है, खंडित कर दिया जाता है। यानी कि दर्शन शास्त्र में एक विचार आत्मा के रूप में जो मनोविज्ञान को समझा जाता था उसको क्या किया गया, खंडित उसका किया गया, उसका विरोध किया गया। उसके विरोध के बाद हम जानते हैं जो नए 17वीं शताब्दी में कुछ जो नए मनोवैज्ञानिक पैदा हुए या फिर अनेक जो विद्वान आए इस क्षेत्र में, उनका वो उसकी शुरुआत कब होती है, 17वीं शताब्दी में। तो मन का मनोविज्ञान मानने वाले जो समर्थक थे वो थे पोम्पनोजी, लॉक, बर्कले। तो इन्होंने इस बात का विरोध किया कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का मनोविज्ञान न होकर क्या है, मन का मनोविज्ञान है। तो इसी में जो पोम्पनोजी हैं वो परिभाषित करते हैं कि मनोविज्ञान ने को मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा। पोम्पनोजी ने मनोविज्ञान को मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा है। यानी कि जो मनोविज्ञान है वो क्या करती है, माइंड को स्टडी करती है। इन्होंने बोला कि मनोविज्ञान एक ऐसी विषय है जो क्या करता है, मस्तिष्क को क्या करता है, स्टडी करता है। लेकिन अगर हम इसके आलोचकों की बात करें तो मस्तिष्क या फिर मन, इसको मन का मनोविज्ञान भी कहते हैं और मस्तिष्क का मनोविज्ञान भी कहते हैं। इसमें दोनों में मतभेद रहा है मनोवैज्ञानिकों में। इसमें भी कोई इसे मन का मनोविज्ञान कहते हैं, कोई इसे क्या कहते हैं, मस्तिष्क का मनोविज्ञान कहते हैं। अगर हम इसकी भी बात करें तो मन का भी कोई क्या होता है, वास्तविक स्वरूप नहीं होता है। इसकी प्रकृति और स्वरूप के विषय में एक रूपता नहीं पाई गई है। जैसे मन और मस्तिष्क यहीं पर दो शब्दों में मतभेद पाया गया, उसी प्रकार से मन क्या है इसके विषय में जो लोग हैं, जैसे कि पोम्पनोजी हो गए, लॉक हो गए, बर्कले हैं, जो इनको मान रहे हैं, वो उनके विचारों में एक रूपता नहीं पाई गई, जिसके कारण क्या होता है, इसका भी क्या होता है, विरोध होता है। मस्तिष्क से विभिन्न मानसिक प्रक्रियाएं भी क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। यानी कि मस्तिष्क, अगर हम बात कहें, मन जो है, मन को भी बहुत सारी चीज़ें क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो सिर्फ मन और मस्तिष्क तक ही हम इसको क्या कर सकते हैं, सीमित नहीं कर सकते हैं। तो इसको एक नया स्वरूप प्राप्त होता है, जिसे वैज्ञानिकों ने कहा चेतना का मनोविज्ञान। तो इसकी शुरुआत होती है 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत के जो इसमें मनोवैज्ञानिक जो इसके समर्थक हैं वो थे विलियम जेम्स, विलियम वुंट, विलियम सल्ली और वाइब्स। तो इतने सारे लोगों ने इसे कहा, इन सभी लोगों ने इसको कहा कि यह क्या है, चेतना का मनोविज्ञान है। यानी कि इन्होंने नकारा कि मनोविज्ञान मन का मनोविज्ञान न होकर किस चीज़ का मनोविज्ञान है, चेतना का मनोविज्ञान। तो इसी संदर्भ में विलियम जेम्स कहते हैं मनोविज्ञान के चेतना के स्वरूप को स्वीकार करते हैं। विलियम जेम्स मनोविज्ञान के जो चेतना है उसको स्वीकार करते हैं और कहते हैं चेतना की मनोविज्ञान की विभिन्न अवस्थाओं, जो चेतना है वह ही क्या करती है, विभिन्न अवस्थाओं, चेतना की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन और व्याख्या करती है। जो चेतना है वह क्या करती है, यानी कि इन्होंने कहा कि चेतना का मनोविज्ञान है और मनोविज्ञान जो चेतना की विभिन्न अवस्थाएं हैं। यानी कि एक चेतना की अगर हम बात करें, कॉन्शियसनेस की हम बात करें, तो कॉन्शियसनेस के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सेंसेशन, इमेजिनेशन, ये सारी चीज़ें या फिर फीलिंग्स, इमोशंस चेतना के अंतर्गत क्या होती हैं, समाहित होती हैं। तो इन सभी चीज़ों की क्या करती है, व्याख्या करती है। तो इन्होंने बोला कि मनोविज्ञान जो है चेतना की विभिन्न अवस्थाएं, तो हमें इसमें कह सकते हैं विभिन्न अवस्थाएं क्या होगी, जैसे हमने बोला सेंसेशन हो गया या फिर इमेजिनेशन हो गया, इमोशंस हो गए, इन सभी अवस्थाओं का वर्णन और व्याख्या करती है। लेकिन जो आलोचक हैं तो वो मानते हैं कि जो व्यक्ति का व्यवहार है वो सिर्फ
चेतना से ही क्या होता है, संचालित न होकर उसमें अन्य क्रियाएं भी क्या होती हैं, संचालित उसे करती हैं। यानी किसी व्यक्ति के व्यवहार को सिर्फ चेतना के द्वारा ही, हमने आपको बताया कि व्यक्ति के बारे में, अगर वो छोटा है तो उसमें कुछ सहज प्रक्रियाएं भी होती हैं, तो जो सहज प्रक्रियाएं होती हैं उसमें बुद्धि बिल्कुल भी सम्मिलित नहीं होती है। जो बालक है उसे वो उन्हें सहज रूप से क्या करता है। तो यहाँ पर किसी प्रकार की चेतना समाहित नहीं होती है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपने देखा कि हर कोई कार्य हम बुद्धि के दौरान नहीं करते हैं, यानी कि अनकॉन्शियस रूप से भी हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ को करते हैं। तो इन जो इसके विरोधी थे, जो इसके आलोचक थे, उन्होंने बोला कि सिर्फ चेतना तक ही क्या है, मनोविज्ञान सीमित नहीं है, उसमें और भी चीज़ें, जैसे हमने बताया कि सहज प्रक्रियाएं हैं या फिर अनकॉन्शियस माइंड से हम बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, तो वो सभी भी उसके व्यवहार को क्या करती हैं, संचालित करती हैं। तो हम इसे सिर्फ चेतना का मनोविज्ञान नहीं मान सकते। 19वीं शताब्दी में इसको एक वैज्ञानिक स्वरूप भी प्राप्त होता है, जैसे कि विलियम वुंट का आप यहाँ पर नाम देख रहे होंगे। तो इन्होंने 1879 में क्या करा था, एक मनोविज्ञान की एक लेबोरेटरी का एस्टैब्लिश इन्होंने की। तो इसके साथ ही जो आधुनिक मनोविज्ञान है, इससे पहले जो हमने पढ़े मन का मनोविज्ञान या फिर आत्मा का मनोविज्ञान, ये कहीं ना कहीं हमने क्या करे, ये हमारा दर्शन शास्त्र की ही एक शाखा के रूप में हम इसको क्या कर रहे थे, इसकी व्याख्या कर रहे थे। लेकिन विलियम वुंट के आने से जो मनोविज्ञान है, इसको क्या होता है, एक नए विषय के रूप में क्या होता है, अस्तित्व प्राप्त होता है, क्योंकि इन्होंने मनोविज्ञान की एक अलग लेबोरेटरी क्या करी थी, जर्मनी में इस्टेब्लिश करी थी। तो यहाँ से जो आधुनिक मनोविज्ञान है उसकी स्थापना होती है। इसीलिए विलियम वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और यहीं पर जो विलियम जेम्स हैं, इन्होंने अमेरिका में मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए। इन्होंने मनोविज्ञान का एक संप्रदाय जो कि प्रकार्यवाद है, उस प्रकार्यवाद का इन्होंने शुरुआत की थी। इस जो संप्रदाय है मनोविज्ञान का, इस प्रकार्यवाद समाज की इन्होंने क्या करी, शुरुआत करी, संप्रदाय की शुरुआत करी। तो इन्हें अमेरिकन साइकोलॉजी का फादर बोला जाता है। विलियम जेम्स को फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर से मनोविज्ञान के क्षेत्र में कुछ और नए क्या हुए, यानी कि उसका विषय क्षेत्र क्या हुआ, बढ़ना शुरू हुआ, और अपने विषय के रूप में मनोविज्ञान अपने को स्थापित करने में क्या हुआ, सफल होता है 19वीं शताब्दी में। लेकिन उसके बाद जो हम देखते हैं मनोविज्ञान का, जिसे हम कहते हैं मनोविज्ञान व्यवहार का मनोविज्ञान है, यानी कि वर्तमान में हम मनोविज्ञान को व्यवहार के मनोविज्ञान के रूप में जानते हैं। तो मनोविज्ञान एक बहुत, हम ये नहीं कह सकते कि जो मनोविज्ञान विषय है बहुत प्राचीन न होकर क्या है, आधुनिक एक विषय है, जिसकी शुरुआत क्या होती है, 20वीं शताब्दी में होती है। यानी कि अपनी एक एग्जैक्ट जो हम ये कह सकते हैं डेफिनेशन है, या फिर एक जो विषय स्वरूप है, एक विषय का जो अपना स्वरूप होता है, उसको मनोविज्ञान क्या करता है, 20वीं शताब्दी में प्राप्त करता है। तो इसके अंतर्गत भी बहुत सारे समर्थक इसके थे, वॉटसन, मैकडूगल, वुडवर्थ, इन लोगों ने इसे कहा कि जो मनोविज्ञान है वह क्या है, व्यवहार का मनोविज्ञान है। वॉटसन कहते हैं, उनके शब्दों में, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, यानी कि मनोविज्ञान इज अ पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। तो इन्होंने बताया कि मनोविज्ञान क्या है, पूरी तरह से व्यवहार का मनोविज्ञान है। इस व्यवहार के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, वो सभी व्यवहार जो कि एक प्राणी करता है, उन सभी व्यवहारों का अध्ययन, उसके अंतर्गत चेतना भी सम्मिलित है, उसके अंतर्गत मन भी सम्मिलित है, उसके अंतर्गत अगर हम आत्मा को स्टडी कर रहे हैं, किस प्रकार से जो एक ह्यूमन है वह किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है, तो इन सभी को, उनके व्यवहारों को, एक प्राणी जो है उसके व्यवहारों को हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो यह डेफिनेशन या यह परिभाषा जो मनोविज्ञान विषय की जो व्याख्या कर रही है, यह परिभाषा, इसको क्या करा जाता है, सर्वमान्य माना जाता है। तो वर्तमान में हम मनोविज्ञान को व्यवहार के मनोविज्ञान के रूप में जानते हैं। तो हमने इसके सभी
किस प्रकार से मनोविज्ञान अपने अस्तित्व में आता है, इसको हमने जाना। सर्वप्रथम यह दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में थी, उसके बाद हमने इसको आत्मा का मनोविज्ञान कहा, फिर हमने इसे मन का मनोविज्ञान या मस्तिष्क का मनोविज्ञान कहा, उसके बाद हमने इसे चेतना का मनोविज्ञान कहा, और अंत में हमने इसको क्या माना कि जो मनोविज्ञान है वह क्या है, व्यवहार का मनोविज्ञान, यानी कि ऐसा विज्ञान जो कि ह्यूमन बिहेवियर को, यानी कि या फिर हम ये कह सकते हैं किसी एक ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को क्या करता है, स्टडी करता है, वो प्राणी, वो जीव हो या फिर वो मनुष्य हो। तो यह इसकी क्या है, एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। इसके संदर्भ में वुडवर्थ कहते हैं सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को त्यागा, यानी कि सबसे पहले जैसे कि उसको हम क्या मानते थे, आत्मा का मनोविज्ञान मानते हैं, तो उसने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को त्याग किया, फिर अपने मन या मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, यानी कि इन सभी चीज़ों को, आत्मा को, मन को, चेतना, इन सभी चीज़ों का त्याग किया। अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है, यानी कि व्यवहार किस प्रकार से है व्यक्ति का, इसको जानने का जो अध्ययन करता है वह क्या है, मनोविज्ञान है। फर्स्टली साइकोलॉजी लॉस्ट its soul, then it lost its mind, then it lost its consciousness, it still has behavior of sort। तो अंत में यही क्या है, एक व्यवहार का मनोविज्ञान है। तो इसके बारे में विस्तार से हमारी जो आगे की वीडियोस हैं उनके अंतर्गत हम जानेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।